अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द क्लास। और जैसा कि आप सबको आइडिया होगा कि अभी तक जो हमारी जापानीज फ्रॉम जीरो बुक वन है, जो अभी तक हम इस्तेमाल करे थे, वो तकरीबन एंड हो चुकी है। उसके हमने 12 लेसन्स कर लिए हैं, बस उसका फाइनल लेसन रह गया। काफ़ी सिंपल सा ही लेसन होने वाला है फाइनल वाला, इनके उसके अंदर हम देखेंगे कि टाइम को किस तरह डील किया जाता है। यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उसको हम क्या बोलते हैं। बस सिंपल काउंटिंग है। काउंटिंग के आगे आपने गिन के एक लेटर आपने लगा देना होता है, और वो है जी। जैसे इची जी, नी जी, सान जी, एंड सो ऑन। तो वो लेसन करने से पहले मैं आपके साथ ना एक जो हमने नई बुक स्टार्ट करनी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका आपको बताना चाह रहा था कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमने इतना ज़्यादा वो कैब के ऊपर या ग्रामर के ऊपर इतना ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एक लफ्ज़ आपको याद हो जाए, कि एक एक ग्रामर पॉइंट का आपको जो है परफेक्ट उसका इस्तेमाल करना आ जाए। और कुछ स्टूडेंट्स थे भी, वो जो है बीच में जैसे क्लासेस अगर मिस हो गई हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजिंग लग रहा था कि ये इस वो कैब का क्या मतलब होगा, इसे हमने रीड किस तरह करना है। कुछ को हीरा गाना के अंदर इशू आ रहे थे, तो उसके लिए ना ज़्यादा उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसके बाद हमने एक स्टार्ट करनी थी, ये वो कैब की बुक जो मैंने आपके सामने खोली भी है। तो इसका जो ऑफिशियल नाम है वो तो मैं आपके सामने बता देता हूँ। मिनी स्टोरी दे ओबोएरे निहोंगो नोरियो कुशकें बेस्तो थांगो गो का कई सेंग। तो इसका नाम वैसे इतना जो बड़ा नाम है वो लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप बस सीधा कहें N5 वो कैब बुक। तो इसको हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, आप इसे देखेंगे कि ये देखें, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स हैं जापानीज की। जब मैं अपना N2 कर रहा था ना, मैंने भी यही बुक इस्तेमाल की थी, और यही वन ऑफ द रीजंस है कि लोगों को तकरीबन 2-2 3-3 साल लग जाते हैं N2 करने में। मुझे कितना टाइम लगा था, मुझे तकरीबन 4 4 साढ़े 4 महीने लगे थे। लोगों, अगर आप अभी गूगल पे सर्च करें, गूगल आपको बताएगा कि तकरीबन लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा साल लगते हैं N2 की तैयारी करने में। और मैंने N5 से डायरेक्टली मैंने N2 की तरफ छलांग लगाई थी, कितने टाइम में, 4.5 महीनों में। तो यहाँ पर इस बुक में आपकी क्या क्या चीज़ें बेहतर होंगी, क्या क्या चीज़ें आप इस बुक से सीखेंगे, तो इसकी ज़रा ना एक लिस्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे आप वो कैब तो सीख ही रहे होंगे, ऑब्वियसली नाम ही इसका वो कैब बुक है। ठीक है, वो कैब आपकी हो रही है। साथ में आप देखेंगे ग्रामर। यानी अभी तक आपने जितने भी ग्रामर पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी तक किसी को अगर अपने वाह पार्टिकल में इशू आ रहा है, वाह पार्टिकल किस तरह यूज करना है, गा पार्टिकल किस तरह यूज करना है, वर्ब्स के अंदर इशू आ रहा है, आपने कोई भी आपको पार्टिकल में इशू आ रहा है, कोई भी जुमले बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटेंस क्रिएशन में अभी तक हमने इतना काम नहीं किया कि जुमले खुद से आपने किस तरह बनाने हैं। तो सेंटेंस क्रिएशन आपकी आ जाती है, एक ग्रामर भी कर लेते हैं, क्योंकि एक एक ग्रामर इसके अंदर आपकी रिपीट होगी। सेंटेंस क्रिएशन इसके अंदर होगी क्योंकि इसके अंदर जुमले आपके भरे हुए हैं। इसके बाद आपकी हिरागाना, क्योंकि ये जो बुक है ये जापानीज में लिखी गई है, इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन तो होती है, ट्रांसलेशन इसकी इंग्लिश में होगी। सारे इसके मीनिंग्स इंग्लिश में लिखे होंगे, जिससे आपको पढ़ने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो सारा उसका जो है मीनिंग वहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो एक इससे आपकी हिरागाना की रीडिंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा इससे आपका क्या अच्छा होगा, इसके अंदर कभी कभार आप खाता काना के भी अल्फाज देखेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे, इससे आपकी खाता काना की भी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आगे जाके इंशाल्लाह आप देखेंगे, जब हमारी भी इंशाल्लाह कांजी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो तब वहां पर भी इस बुक में कांजी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इससे आपकी हीरागाना और काताकाना ही नहीं, इससे आपकी कांजी की भी जो है रीडिंग आपकी बेहतर होने लग जाएगी। कांजी रीडिंग हो गई, कांजी से अल्फाज किस तरह बनते हैं, ये सारी चीजें। और फाइनल क्या है कि कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन आप सोचेंगे, कॉन्वर्सेशन किस एक किताब से किस तरह बेहतर हो सकती है। आप देखेंगे जो किताब है ना, ये ऐसी नहीं है कि बहुत ही स्पेसिफिक इसके अंदर कोई जुमले इस्तेमाल की जा रही है, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे रियल लाइफ में आपकी बातचीत होती है ना, 100% वैसी ही होती है। कि जैसे कोई एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर दी हुई थी कि फॉर एग्जांपल आप किसी बस में आप खड़े हुए हैं, किसी के पैर के ऊपर गलती से अपना पैर मार देते हैं, तो आप आगे से कहते हैं सुमिमा सेन। तो वो आगे से कहता है ये दाइशो उपदेश, कि कोई मसले की बात नहीं है। तो बिल्कुल इसके अंदर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस आप देखेंगे जो आपकी बिल्कुल रियल लाइफ से निकली गई हैं। तो यानी आप यहाँ से अपनी कॉन्वर्सेशन भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसे मामले पेश आते हैं तो आपने क्या कहना है। आप देखेंगे कि किचन वाला एक सिनेरियो होता है, एक बच्चा होता है, वो अपनी अम्मी को कह रहा होता है कि ये फोर्क मुझे दे दीजिए। तो वो बच्चा किस तरह कहेगा, उसके आगे उसकी अम्मी जवाब में क्या कहेंगी और किस तरह देंगी उसे, फिर वो बच्चा आगे से किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। तो एक इसके आगे कॉन्वर्सेशन भी कर लेते हैं। कॉन्वर्सेशन भी इंशाल्लाह आपकी इस बुक से बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। और फाइनल चीज
फाइनल चीज मैं कहूंगा आपकी लिसनिंग हो गई है। अब आप सोचोगे कि एक लिखी हुई बुक है, उससे लिसनिंग किस तरह बेहतर हो सकती है। इस बुक के साथ साथ ना इसकी एक ऑडियो बुक भी है। और ऑडियो बुक ये है कि हर हर जो यहाँ पर जुमला आपका लिखा हुआ है, एक एक लफ्ज जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी मेरे पास एक ऑडियो बुक, इसकी इन्होंने ना ऑडियो बुक भी दी हुई है। यानी अगर किसी ने अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो वो बहुत बेहतरीन इस बुक से अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इससे आपकी ये लिसनिंग भी इंप्रूव हो जानी चाहिए। इंप्रूव ही क्या, बहुत ही बेहतरीन हो जानी चाहिए इनके, बिल्कुल ये बिल्कुल जीरो लेवल से ये लेकर चलते हैं। यानी इससे पहले कोई भी लफ्ज आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। और आप देखेंगे इससे कि आपके N5 के जो, जब तक ये बुक खत्म होती है ना, आपके 1000 N5 के अल्फाज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा जो है, अभी के लिए बस मैं फोकस कर रहा था हीरा गाना के ऊपर, हीरा गाना की रीडिंग आपकी पक्की हो जाए। उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस हम कर रहे थे, मैंने आपके साथ वो चार्ट्स वगैरह शेयर किए थे, ताकि आपकी बस हीरा गाना की रीडिंग पक्की हो जाए। उसके बाद क्योंकि हमने ये वाली बुक स्टार्ट करनी थी जहां से हमने ये सारी चीजें अपनी वो कैब, कांजी, ग्रामर, सेनेंसेस, हीरागाना, काताकाना, अपनी कन्वर्सेशन, लिसनिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ से अपनी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक कि राइटिंग ही आपकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग में आप देख रहे होंगे कि खुद से जब आप उन अल्फाज की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी राइटिंग भी ऑब्वियसली वहां से बेहतर हो जाएगी। तो ये है हमारी N5 की वो कैब बुक। अब जरा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका आपको आइडिया हो किस तरह हमने इसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये अलग अलग ना टॉपिक्स में डिवाइडेड है। और मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ जरा। ये यहाँ पर ना अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है, यानी ऐसा नहीं है। टॉपिक्स में डिवाइड होने का फायदा क्या है, पहले आप देखेंगे, पहले ग्रीटिंग्स आ रही हैं, ग्रीटिंग्स के बाद कैफे से रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम से रिलेटेड आ रहे हैं, फिर प्राइसेस से रिलेटेड आ रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट के अंदर कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं, फिर पोजिशंस एंड प्लेसेस के वर्ड्स आ रहे हैं, फिर दिनों और तारीखों की बात हो रही है। यानी अभी जो हमने, अभी कुछ दिन पहले हमने डेज की और डेट्स की बात की थी ना, जैसे सुई ताची, हुत्स मीक का, तो यहाँ पर आपके दोबारा रिपीट हो जाएंगे। वहां पर ऑब्वियसली इतने ज्यादा जो अल्फाज हैं वो आपको एक ही बारी में हो सकता है याद ना हुए हो, तो यहाँ पर आपके सामने दोबारा वो आ जाएंगे ताकि आपको याद करने में दोबारा आसानी हो जाए। और यहाँ पर वो जुमलों के साथ आएंगे, किस तरह आपने उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अच्छा, मैं आपको टॉपिक्स का बता रहा था कि ये अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो टॉपिक्स का फायदा क्या है। टॉपिक्स का फायदा ये है कि ऐसे नहीं होगा कि एक लफ्ज है, वो आप देख रहे हैं कि जापानीज में स्पून को क्या कहा जाता है, उससे अगला लफ्ज आप देख रहे हैं कि जापानीज में चाइना को क्या कहा जाता है। तो इससे जो है ना वो फ्लो थोड़ा सा खराब हो जाता है। आप एक जगह पे देखेंगे कि अगर वो टाइम की बात करें ना, तो वहां पे सारे अल्फाज टाइम से ही रिलेटेड होंगे, जैसे मिनट को क्या कहा जाता है, घंटे को क्या कहा जाता है, दिन को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपके टाइम से रिलेटेड वर्ड्स हो गए। इसी तरह कैफे में आप देखेंगे कि चम्मच को क्या कहा जाता है, चाय को क्या कहा जाता है, कॉफी को क्या क्या कहा जाता है, कैफे को क्या कहा जाता है। और उसके अंदर अगर कोई बंदा दाखिल होता है तो वहां पर क्या कहा जाता है, जो शॉप्स में जो ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये सारे अल्फाज आप देखेंगे एक जगह पे ये कंबाइंड होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं। तो उससे आपको इंशाल्लाह याद करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं अपनी वो कैब की बुक को, देखते हैं किस तरह हमने इसे लेकर चलना है। कोशिश कीजिएगा अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके ना ये यहाँ पर जापानीज में आपके जुमले लिखे हुए हैं, मोस्टली आपकी हीरा गाना होगी, कुछ कुछ बीच में खाता काना भी होगी। और जो भी खाता काना होगी ना, खाता काना इंशाल्लाह मैं आपको रोमन में कन्वर्ट करके बता दूंगा, क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली हमने अपनी खाता काना कंप्लीट नहीं की, तो मैं उसे रोमन में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि आप सब जो है खाता काना के बजाय अभी उसकी रोमन ही आप देख लें, ताकि आपको रीड करने में आसानी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड आपका पहली दफा आ रहा है ना, जो वर्ड आपका वोकेबलरी है, नई वोकेबलरी है, वो आपका रेड में हाईलाइटेड होगा। तो आपने इसे लेकर किस तरह चलना है। हम इसे लेकर इस तरह चलेंगे जैसे हमारे सामने कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता, जो हमारे लिए नया है। जैसे हाजिम माशते है, अगर हाजिम माशते हमारे लिए नया होता, तो आपने क्या करना है, आपने अपने पास अपनी कॉपी पेन से लेनी है, आपने हाजिम माशते को अपने पास लिखना है। साथ में इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग भी इन्होंने यहाँ पर लिखा होगा। इसका मीनिंग इन्होंने लिखा है, हाजिम माशते किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। और ये तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से पहली दफा मिल रहे हैं। तो अगर ये वर्ड आपने नहीं किया हुआ होता, तो मैं आपको कहता कि ये अपने पास लिख लें, साथ में इसका जो मीनिंग है, मीनिंग भी अपने पास आप लिख लें। तो इससे आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में ये आपको याद करने में भी आसानी हो जाती है। आप देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन का भी रूल जो है यहाँ पर काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पर ये चीज शो की हुई है कि आप कहते हैं हाजमे माशते आन देस, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम एन है। आन जो है ना, ये जापानीज में कहा जाता है एन को। एन आपका एक इंग्लिश नेम है, लड़कियों का नाम होता है। तो आन जो है उसे जापानीज में आप कहेंगे। तो हाजमे माशते आन देस, आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम एन है। फिर वाकई से जब आप कहते हैं आ खेंतो देस, ओ मेरा नाम खेंतो है, हाजमे माशते, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। यानी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की भी एक एक रूल हमने देखा है कि आप किसी से जापानीज में मिलते हैं, आप उसे कहें हाजमे माशते पहली दफा जब मिल रहे हैं, साथ में उसे अपना नाम बता दें। फिर वो आगे से क्या करेगा, वो आगे से आपको भी अपना नाम बता देगा, ओ मेरा नाम खेंतो है, आपसे भी मिलके अच्छा लगा।
तो ये हो गया हमारा पहला जो हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर ए आप देखेंगे यूजुअली यही होगा कि दो लोग आपस में, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे। ए यहाँ पे ए बात कर रहा है, फिर उसके आगे जवाब में बी बात कर रहा है, और यहाँ पर उन्होंने नीचे उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन दी हुई होगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दी हुई है यहाँ पर। हाजिर माश्ते, नाइस टू मीट यू, आन दिस, मेरा नाम एन है। ओ आई एम केंतो, केंतो दिस, हाजिर माश्ते, नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो सारी उन्होंने यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर जो नया वर्ड आ रहा है, जैसे जो भी आपके नए वर्ड्स आ रहे होंगे ना, उन्होंने इसे रेड में हाईलाइट किया होगा। तो अब जरा चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है उसकी तरफ। यहाँ पर हमारा आ गया है योरोशकु ओनेगाइशिमास। योरोशकु ओनेगाइशिमास, इसको बहुत पहले हमने देखा था। योरोशकु ओनेगाइशिमास का क्या मतलब है? ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जापानीज का फ्रेज है। और इसका मतलब जो है ना, तीन तीन इसके मतलब, काफी इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यानी अगर आप किसी से पहली दफा मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। यानी जैसे आपका कॉलीग है या आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, जो भी है, तो वर्क प्लेस पे आप, इसका ये मतलब भी हो सकता है। इसका मतलब बेस्ट रिगार्ड्स भी हो सकता है। अपने मेल के, अपने जुमले, अपने कन्वर्सेशन के एंड में आप बोल रहे हैं योरोशकु ओनेगाइशिमास। इसका लघवी मतलब क्या होता है? लघवी मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका, जो इसका लिटरल मीनिंग है। इसको अगर कोई अपने पास लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कि यूजुअली लोगों को इसका जो इंडिविजुअल जो मीनिंग है ना, वो पता नहीं होता। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? योरोशकु, योरोशकु का मतलब होता है अच्छा। योरोशी से निकला है। योरोशी का भी मतलब अच्छा होता है, योरोश का भी मतलब होता है अच्छा। ओनेगाई हम कहते हैं रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट। और शिमास हम कहते हैं करता हूं, यानी मैं आपसे अच्छे की रिक्वेस्ट करता हूं। तो ये जो है इसका लघवी मतलब होता है। बाकी इसके मतलब ये हो सकते हैं, इसका जो नेचुरल मतलब हम लेना, कि आपसे मिलके अच्छा लगा, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, बेस्ट रिगार्ड्स, ये इसके मतलब हो सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप इसे बुक में देखेंगे कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है, काफी अलग अलग जगहों पे ये किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब देखते हैं जरा। ए ने तो कह दिया कि योरोशको ओनेगाइशिमास, उसके आगे बी जवाब में क्या कह रहा है? बी कह रहा है खोचिरा कोसो। खोचिरा कोसो अभी आपके लिए एक नया लफ्ज है, तो आप क्या करेंगे, आप इसे नीचे जाकर देखेंगे कि खोचिरा कोसो का क्या मतलब होता है। खोचिरा कोसो का मतलब होता है सेम हियर। यानी आप किसी को कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो दूसरा बंदा आगे से जवाब में कह सकता है खोचिरा कोसो, यानी मुझे भी, सेम हियर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है खोचिरा कोसो, सेम हियर, यानी मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। योरोशको ओनेगाइशिमास, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खोचिरा कोसो, सेम हियर, आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो आगे से कह रहे हैं दोजो योरोशको ओनेगाइशिमास। तो यहाँ पर पहले ही हमने देखा था कि दोजो का जो है, दोजो आपका इस्तेमाल हो सकता है इससे ज्यादा पोलाइट करने के लिए। योरोशको ओनेगाइशिमास को और ज्यादा अगर आपने पोलाइट करना है, और ज्यादा हम्बली आपने बात करनी है किसी से, तो आप उससे पहले दोजो का भी लफ्ज लगा सकते हैं। एक जगह पे आप कहें योरोशको ओनेगाइशिमास, एक जगह पे आप कहें दोजो योरोशको ओनेगाइशिमास, तो वो और ज्यादा पोलाइट हो जाता है। अब यहाँ से एक और चीज आपको पता चल गई कि जैसे जापानीज में बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि आपको कहा जाएगा योरोशको ओनेगाइशिमास, या आपको कहना पड़ेगा योरोशको ओनेगाइशिमास। तो वहां पर उसके जवाब में आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं खोचिरा कोसो दोजो योरोशको ओनेगाइशिमास। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसकी तरफ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ओहायो गोजाइमास। यानी बिल्कुल जो आपके बेसिक से अल्फाज है ना, वो आपके दोबारा रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल स्टार्ट जो है बेसिक से होगा, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपके ये कॉम्प्लेक्स होते रहेंगे, वैसे वैसे आपके जो है नए नए अल्फाज भी आपके आएंगे। काफी ज्यादा ऐसे अल्फाज भी होंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। तो आपकी एक तो रिविजन भी काफी अच्छी हो रही है, और साथ में नई नई चीजें भी आपको इससे काफी ज्यादा इंशाल्लाह सीखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, ओहायो गोजाइमास, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह खैर हमने पहले देखा था कि ओहायो गोजाइमास का मतलब होता है। फिर वो आगे से कह रहे हैं आंसा, इसका भी मैं आपको जो है ना रोमाची में यहाँ पर लिख लेता हूँ। आंसा ओहायो गोजाइमास, यानी इसके आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई आपको कहता है ओहायो गोजाइमास, उसके जवाब में भी आप उसे कह सकते हैं कि ओहायो गोजाइमास। आंसा ओहायो गोजाइमास, आपको भी गुड मॉर्निंग। तो अगर तो ये वर्ड हमने ना किया हुआ होता, तो मैं आपको कहता कि अपने पास आप इसे लिख लें। लेकिन जो भी वर्ड्स आपने किए हुए हैं ना, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए आप ये करें कि अगर आपको लग रहा है कि इसका तो मीनिंग ऑलरेडी हमें पता है, काफी डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है, तो आप बेशक इसे ना लिखें। लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं पता, आगे जाके देखते हैं अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो। चलिए, अगर यहाँ पर ये जो खोनिचिवा लिखा हुआ है, खोनिचिवा अगर आपका ऐसा वर्ड होता जो आप पहली दफा देख रहे होते हैं, तो अपने पास आप उसे लिख लेते, अपनी कॉपी पे उसे लिख लेते, साथ में उसका मीनिंग अपने पास लिख लेते हैं। तो ये बस आपने करना है। अब जरा देख लेते हैं इसका जो है किस तरह आपका ये इस्तेमाल होता है। खोन नीचिवा, यहाँ पर एक खास चीज ये है कि इसके एंड में आप देखेंगे कि ये जो हा है, हा का लेटर लिखा हुआ है। तो इसकी वजह क्या है?
ये जो आपका वा है ना, ये आपका टॉपिक मार्कर है। खोनिचिवा और खोमबामवा, इन दोनों के अंदर जो आपका वा इस्तेमाल हो रहा है ना, वो आपका टॉपिक मार्कर है। हमने पढ़ा था ना कि जापानीज में जब आपका अलग से जैसे किसी वर्ड के अंदर वा आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाताशी, या फिर वाताक्षी, या फिर वारे, या फिर वागा, या फिर वाक्से, तो वहां पर तो आप देखेंगे कि आपका वा का जो लेटर है ना, वा का जो बाकायदा जापानीज में लेटर है, वही आपका इस्तेमाल होगा। लेकिन जब आपका वाह इस्तेमाल हो रहा है एज अ टॉपिक मार्कर, किस तरह, जैसे बोखु वा अली रेस, मैं अली हूं, तो वहां पर आपका वाह एक टॉपिक मार्कर है। जब भी अपना टॉपिक मार्कर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो वहां पर आपने अपना हा का लेटर इस्तेमाल करना है। तो खोनिचिवा और खोमबावा, इन दोनों के अंदर भी यही हो रहा है कि असल में ना, जब आप देखें पास्ट में ना, ये आपके काफी बड़े फ्रेजेस थे। ये कहते थे खोन नीचिवा, उसके आगे भी आपके काफी अलग अलग जो है ना जुमले आते थे। तो वो हुआ ये कि शॉर्ट होते होते अब बस उसका रह गया खोन नीचिवा। लेकिन अभी भी क्योंकि ये टॉपिक मार्कर ही है, खोन नीची को वो अपना टॉपिक बना के उसके आगे वो कोई जुमला लिखते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वो जुमला खत्म हो गया, वो बिल्कुल छोटा होके ये रह गया खोन नीचीवा। तो इसीलिए आपका जो है ये वाह, आपका जो लेटर है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हा का लेटर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो है एक ये भी चीज आपको इसका पता चल गया होगा। तो अपने पास से लिख लें खोन नीचीवा को, क्योंकि पहले हमने इसे रोमन में ही लिखा था, हमने इसे हीरागाना के अंदर नहीं लिखा था। तो ये हो गया हमारा खोन नीचीवा। उसके जवाब में भी वो आपको कह रहे हैं खोन नीचीवा। खोन नीचीवा का मतलब है हेलो या गुड आफ्टरनून, दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। अब जरा देखते हैं, नेक्स्ट है खोमबावा। खोमबावा का मतलब है गुड इवनिंग। और ये एक काफी रिस्ट्रिक्टेड, मैं कहूँगा ये एक फ्रेज है, क्योंकि खोमबावा आपका बहुत रिस्ट्रिक्टेड इसका यूज है। कि ये एक तो आप सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी से पहली दफा मिल रहे हैं, और सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप शाम के टाइम पे मिल रहे हैं। तो इसलिए रियल लाइफ में आप इसे काफी कम इस्तेमाल होता सुनेंगे। सबसे ज्यादा आपका खोनिचिवा ही इस्तेमाल होता है। खोमबावा का मतलब है गुड इवनिंग, और उसके जवाब में भी कहा जा सकता है खोमबावा। चलिए अब यहाँ पे कुछ नए हमारे अल्फाज आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अलग अलग ग्रीटिंग्स हमने देखनी है। पहले तो आपको याद होगा ना, बिल्कुल शुरू शुरू में हमने देखी थी सायोनारा, फेयरवेल, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने अलग अलग जापानीज में हमने रीडिंग्स, हमने अलग अलग ग्रीटिंग्स देखनी है जब हम किसी को गुड बाय कह रहे होंगे। जैसे जा माता, माता आश्ता, सूर्यदेवा माता। तो इस तरह जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, जा माता और माता आश्ता, ये आपके दो अलग अलग अल्फाज हैं। तो जा माता, इसका क्या मतलब है कि दोबारा मिलेंगे, सी यू लेटर। और माता आश्ता, चलो कल दोबारा मिलते हैं। तो ये आपकी दो नई आपके फेयरवेल्स या गुड बाय कहने के लिए अल्फाज आ गए। यहाँ पर इनकी मीनिंग्स भी अपने पास लिख लीजिएगा। जा माता का मतलब है सी यू, और माता आश्ता का मतलब है सी यू टुमारो। अपने पास इन्हें लिख लें, जा माता एंड माता आश्ता। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं जा माता के सी यू हाई ओयासुमिना साई, यस गुड नाइट। तो बोल रहे हैं कल मिलेंगे, फिर वो कह रहे हैं यस गुड नाइट। ये भी वैसे ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ओयासुमी नासाई। तो इसका मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि ओयासुमी नासाई का हमने देखा था कि अगर इसका जो फाइनल नासाई है उसे हम हटा दें, तो उसका मतलब तो सेम ही रहता है ओयासुमी, लेकिन वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था ना कि जापानीज में आपके जो वर्ब्स होते हैं, उनकी एक कैजुअल फॉर्म भी होती है, उनकी एक पोलाइट फॉर्म भी होती है, इनफॉर्मल और पोलाइट दोनों फॉर्म्स होती हैं। तो ओयासुमी नासाई आप समझे आपकी पोलाइट है, ओयासुमी आपकी उसकी इनफॉर्मल फॉर्म है। तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये जो है अभी फाइनल करेंगे। यहाँ पर है शिमास। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई हुई है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए यहाँ पे हो क्या रहा है। शिमास, पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसकी तरफ देखते हैं। ये आपका एक नया लफ्ज आ रहा है यहाँ पे, ये अभी तक पहले हमने बुक में कहीं नहीं देखा, ना ही इसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह, श्त्सुरे। श्त्सुरे, इसकी जो रोमा जी है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसका जो बीच वाला ई है वो आपका साइलेंट हो जाएगा, तो आप इसे पढ़ेंगे श्त्सुरे। श्त्सुरे। और उसके आगे शिमास, श्त्सुरे शिमास। और उसके आगे लिखा हुआ है सायोनारा।
सायोनारा तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, लेकिन शित्सुरे शिमास ये हमारा नया लफ्ज है। तो यहाँ पर शित्सुरे शिमास का मतलब क्या होता है और ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे ये लड़का कर क्या रहा है, ये लड़का अब अपने क्लासरूम से जा रहा है, तो फिर वो कह रहा है इस फीमेल को शित्सुरे शिमास के आई एम गोना टेक माई लीव, अब मुझे इजाजत दीजिए, इस तरह आप से समझें कि अब मुझे इजाजत दीजिए कि अब मैं जा रहा हूँ, कि आई विल टेक माई लीव या गुड बाय। और सायोनारा भी उसके जवाब में कहा जा सकता है कि गुड बाय, फेयरवेल। तो देखिए कितनी ज्यादा कन्वर्सेशन की चीजें आपको पता चली हैं। जो श्रेय शिमासन है आपका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी कहीं से जाना चाह रहे हैं आप कह सकते हैं श्रेय शिमास कि आई एम गोना टेक माई लीव, जैसे उर्दू में कहा जाता है ना कि आप मुझे इजाजत दीजिए। तो इस तरह आपका श्रेय शिमास भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मीनिंग अपने पास लिख लें, आई एम हेडिंग होम, अब मैं जा रहा हूँ, और सायोनारा, गुड बाय। तो ये हमने कर लिए हैं अपने 1 से लेके 13 तक अल्फाज। बाकी इंशाल्लाह आगे अपने कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि जितने भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी है ना, जितनी भी वोकैब हो गई N5 की, एक एक वोकैब इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक एक ग्रामर पॉइंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी वो सारी चीजें इंशाल्लाह काफी अच्छा आपका जो है इससे रिकैप हो जाएगा। जो नई चीजें हैं वो भी देखने में इंशाल्लाह काफी अच्छा आपको इसका आइडिया हो जाएगा, जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये थी वैसे आज की क्लास। अच्छा और कांची का तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ऊपर जो कांजी थी ना, अभी इसको कांजी को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि कांजी जब भी आपके सामने आएगी ना इस बुक के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो बस कांजी लिख लें और आप परेशान हो जाएं कि इसे मैंने पढ़ना किस तरह है। तो जब भी आपके सामने कोई कांजी आएगी आप देखेंगे कि उसके नीचे उन्होंने उसकी फुरीगाना लिखी हुई है। फुरीगाना किसे कहा जाता है? कांजी के नीचे उसकी हीरागाना लिखी हुई हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी तक हमने अपनी कांजी स्टार्ट भी नहीं की, अभी तक तो खाता काना भी खत्म नहीं की। तो अभी के लिए बेशक कांजी के ऊपर आप ना देखें, कांजी के बजाय आप उसकी हीरागाना पढ़ लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर आस्था की जो कांजी है उसके बजाय मैं इसे पढ़ लेता हूँ तो इजीली मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो आगे जाकर कोई भी खांजी इस बुक के अंदर आती है ना, उसके नीचे उसकी इन्होंने हीरागाना लिखी हुई होगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, तो आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जरा चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट खाता काना होने वाली है, नेक्स्ट 5 का की कु के को, और उसके आगे गा गी गु के को की हमारी खाता काना होने वाली है। उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले कोई भी क्वेश्चन हो किसी का अभी तक जो हमने वो क्या पढ़ी है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके आगे अपनी नेक्स्ट 5 खाता काना की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम वापस स्टार्ट करते हैं अपनी खाता काना के नेक्स्ट 5 लेटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले जरा कॉपी पेंसिल अपने पास आप रखिएगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि का को किस तरह लिखा जाता है। ये आप देखेंगे कि ना काफी सिमिलर है जो हीरा गाना का का है उससे। जो हीरा गाना का का था वो आपने किस तरह लिखा था, वो आपने लिखा था इस तरह, इस तरह आपने हीरा गाना का का लिखा था। और खाता काना का किस तरह लिखा जा रहा है, खाता काना का लिखा जा रहा है इस तरह। यानी दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये, तो खाता काना का जो ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा ये शार्प हो गया, थोड़ा ज्यादा पॉइंटेड हो गया। यहाँ पर देखेंगे हीरा गाना के अंदर काफी राउंडेड था। हीरा गाना क्योंकि हमने पहले भी देखे, हीरा गाना आपकी राउंडेड लैंग्वेज है, खाता गाना आपकी काफी शार्प जो है ना लैंग्वेज है। काफी शार्प इसके जो भी पॉइंटेड एजेस होते हैं ये सारे होते हैं। तो काता काना का जो का है वो आपने इस तरह लिखना है। काफी लोग गलती करते हैं, वो दोनों का को इस तरह लिख लेते हैं, दोनों का को वो इस तरह लिखते हैं, बस हीरा गाना के अंदर ये कहते हैं उसके एंड में वो ये लगा लेते हैं। तो आपने ये नहीं करना, वो आपका लिखने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आपने हीरा गाना का जो का है उसको तो आपने इस तरह राउंडेड ही बनाना है। जो खाता काना का है उसको आपने इस तरह थोड़ा सा पॉइंटेड बनाना है, और उसके एंड में ये वाला लेटर नहीं होगा। अब की आपने किस तरह बनाना है, की भी काफी सिमिलर है। जो हीरा गाना का कहा था उससे, हीरा गाना के सॉरी हीरा गाना का जो की था उससे, हीरा गाना के की के अंदर आपने ये किया था कि दो आपने लाइंस लगानी थी, थोड़ी सी ये कर्व्ड हो रही हैं, और ये करके आपने ये कर दिया था। तो खता गाना का जो की है वो आपने किस तरह बनाना है, खता गाना का की उससे काफी सिंपल है। खता गाना की के अंदर कोई आपने राउंडेड चीजें नहीं करनी, ये दो लाइंस लगाई, इसको बीच में से काट दिया, ये आपका बन जाएगा खता गाना का की, सिंपल एज दैट। तो ये हमारे 2 लेटर्स हो गए। अब जरा तीसरे लेटर की तरफ चलते हैं। तीसरा लेटर आपने किस तरह बनाना है, पहले एक हवा में स्ट्रोक लगाई इस तरह की, थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है, फिर आपने इस तरह करके ये बना दिया, ये आपका बन जाएगा खाता काना का कू। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर निकला होना चाहिए, यहाँ पर बुक में भी उन्होंने बनाया हुआ होगा। ये आपका बन जाएगा खाता काना का कू। अब के देखेंगे के आपने किस तरह बनाना है, यहाँ पर तो थोड़ा सा ये निकला हुआ था ना ऊपर से, लेकिन के अंदर आप देखेंगे के अंदर काफी ज्यादा ये निकला हुआ होगा। फिर बीच में से आपने इसे स्टार्ट करना है और इस तरह आपने इसे बना देना है, ये आपका बन जाएगा खाता काना का के।
इसे भी अपने पास बनाने, यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है खाता काना का के किस तरह बनाया जाएगा। अब इसके आगे को आप किस तरह बनाएंगे, को भी काफी सिंपल सा ही है। जैसे वो इंग्लिश में हमारा सी होता है ना, सी को अगर आप इस तरह थोड़ा सा उल्टा बना दें, ये आपका बन जाएगा खाता काना का को। तो ये आपके आज के 5 लेटर्स हो गए हैं, का, की, कु, के, को। और इनके ऊपर एग्जैक्टली जैसे आपने हीरा गाना के अंदर किया था, अगर इनके ऊपर आप लगा लेते हैं दाक्तन, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे गा, गी, गु, गे, गो। खा, की, कु, के, को। ये उसके बाद अगर दागते लगाए तो गा, गी, गु, गे, गो। अब इसके आगे आपने राइटिंग की प्रैक्टिस आपने किस तरह करनी है, चला इसके बाद ना ग्रुप के अंदर मैं इसका जो होमवर्क है वो मैं शेयर कर दूंगा कि आपने वैसे की, जैसे हीरा गाना की आपने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, यहाँ पर आपने खाता गाना की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपके आ जाएंगे थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, जैसे खामेरा इंग्लिश से बोरो किया गया है वर्ड, को ही इंग्लिश से बोरो किया गया है, तो इसे खाता खाना के अंदर किस तरह लिखेंगे, गासोरीन, गैसोलीन इंग्लिश में बोला जाता है, गासोरीन जापानीज में बोला जाएगा। इसी तरह क्रेयॉन, क्रेयॉन, केचप, केचप, अफ्रीका, अफ्रीका। तो जो भी आपके इंग्लिश से बोरो किए गए अल्फाज हैं वो सारे आपके लिखे जाएंगे खाता खाना में। तो इनकी आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, इंशाल्लाह ये आपको याद भी होने लग जाएंगे। और इसके आगे आपके कंप्लीटली खाता खाना के अंदर लिखे जाने वाले अल्फाज जैसे खी, गिया, खुआ, गीगा, खे की, खोक, खिया। तो इस तरह ये आपके कुछ अल्फाज हैं, इनकी भी आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको ये खाता खाना याद हो जाएंगी। अच्छा, खाता खाना के ऊपर ना ज़्यादा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खाता खाना ना आपकी जापानीज़ में इस्तेमाल रेयरली होती है, तो इसीलिए उसकी जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करने के मौके कम मिलते हैं। हीरा गाना वैसे ना, हीरा गाना जुमले में आपको भरी हुई नजर आएगी, मोस्टली आपका जो जुमला है ना वो आपका हीरा गाना के अंदर ही लिखा जाएगा। लेकिन खाता खाना उसके अंदर आप देखेंगे बहुत रेयरली इस्तेमाल होती है, क्योंकि उर्दू में भी ऐसा ही होता है कि मोस्टली आपके अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान के अपने होते हैं। रेयरली कुछ अल्फाज आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू जुबान से हट के होते हैं। तो जापानीज में भी यही होगा कि खाता खाना के जो अल्फाज है ना वो काफी कम होते हैं। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ना खुद से आपने ये करनी है कि जो आपको बस ये मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अल्फाज इसके राइटिंग प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, तो बस ये आप कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी अच्छा याद हो जाएगा। बाकी इसका जो चार्ट है, जैसे जैसे हमारी खाता खाना कंप्लीट होगी, इसकी कंप्लीट वीडियो भी, इसका कंप्लीट चार्ट भी आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आज की क्लास हमारी एंड होती है। बाकी जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहीं से ही अपनी वोकैब बुक को भी कंटिन्यू करेंगे, और साथ में जो हमारा जो लेसन नंबर 13 होने वाला है बुक 1 का, टाइम, टाइम किस तरह बताया जाता है जापानीज में, एक निहायत ही आसान सा लेसन है। आपकी सिंपल काउंटिंग होगी, ईच, नी, सान, योन, गो, रोकू, और उसके एंड में आपने एक जापानीज का लेटर आपने लगा देना है, और वो लेटर होगा जी, और उसके थ्रू आप अपने टाइम की बात करेंगे। तो ये इंशाल्लाह करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आपका आज की क्लास में से तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।